बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटे, आज हम क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी प्रॉब्लम, लॉ ऑफ मोशन की, आपके यूनिट नंबर 3 लॉ ऑफ मोशन की एनसीईआरटी प्रॉब्लम। जो आपके डाउट्स है वो मैं सारे आज डिस्कस कर रही हूँ, जिन जिन क्वेश्चनों में वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या है? आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 5.11 एनसीईआरटी। करेक्ट ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये आपको एक्सेलरेशन दे रखा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्केल एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप। एक ट्रक, एक पर्सन खड़ा है यहाँ से, उसने एक पत्थर को यहाँ से ड्रॉप करा। तो देखो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि एक पर्सन यहाँ खड़ा था, उसने स्टोन को क्या करा? यहाँ से ड्रॉप करा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा बच्चों, बोलो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये Vx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? Vy। ये ऐसे आएगा, ये Vx और ये क्या होगा? Vy। तो जब वो फॉल करेगा, व्हेन स्टोन फॉल, तो मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन कैसा फॉलो करेगा वो? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आपके पास देखो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी हुई है, पढ़ी हुई है आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल में। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। तो इनिशियली तो क्या बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल। तो इनिशियली यू वेलोसिटी तो क्या है? रेस्ट से जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx निकालेंगे u प्लस at। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ से लिख रही हूँ मैं, u क्या है? 0। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx निकालेंगे ux प्लस ax इंटू t। ठीक है, तो ux क्या है बच्चों? 0। तो आपके पास ux इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन दे रहा है वो कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना? 2। एक्सेलरेशन कितना है? x एक्सेलरेशन आपका 2। टाइम कितना दिया उसे? 10 सेकंड। कितने बजे, कितने टाइम पे फेंका है उसने बॉल को? 10 सेकंड पे। तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल वेलोसिटी में बात करते हैं, Vy क्या हो जाएगा? uy प्लस में gt, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा। तो Vy तो इनिशियली रेस्ट से चल रहा है, इनिशियली कोई वेलोसिटी है ही नहीं। तो Vy क्या बन जाएगी? g की वैल्यू 10। उसने देखो इनिशियली जब बॉल को फेंका गया तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं था। ठीक है, तो उसने पूछा है स्टैंडिंग ऑन द टॉप व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इज इक्वल टू 11 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 11 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन में। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैन नेवर बी चेंज। तो एट t इज इक्वल टू 11 सेकंड पे वर्टिकल वेलोसिटी कहां चेक करेंगे? एट t इज इक्वल टू 11 सेकंड। मतलब 10 से 11 सेकंड पे जब आया तो टाइम कितना हुआ? 1 सेकंड। मतलब आफ्टर 1 सेकंड हमें क्या करना? उसको चेक करना। तो ये पुट कर देंगे 1, तो ये कितना आ जाएगा? 10। भाई 10 से 10 सेकंड पे फेंका, वो 11 सेकंड पे यहाँ कहीं पहुंचा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन में। कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। एवरी पॉइंट पे कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा बच्चों? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो Vy कितना हो जाएगा? gt। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कुछ है ही नहीं। तो आपके पास वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा? g इंटू टाइम कितना लोगे? 10 से कितना हो? 11 सेकंड। तो सिर्फ 1 सेकंड का आफ्टर 1 सेकंड के बाद पूछ रहा है वो आपसे, क्या पूछ रहा है? 1 सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ से आपके पास v इज इक्वल टू Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? यहाँ से Vx कितना है बच्चों? 20 का स्क्वायर। ठीक है, Vy कितना? 10 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है आपके पास? ये 20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, तो ये 10√5 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? ये 10√5 आ जाएगा। ठीक है, थीटा एंगल पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे? थीटा एंगल। तो tan थीटा कितना बन जाएगा? Vy बाई Vx। Vy कितना है? 10, Vx कितना है? 20, तो 1/2। कितना आ जाएगा थीटा एंगल? 1/2। अब उसने पूछा था एक्सेलरेशन, तो देखो क्या पूछ रहा है बच्चों वो आपसे? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो कोई है ही नहीं, सिर्फ क्या होगा? वर्टिकल एक्सेलरेशन। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। सिर्फ बॉडी पे क्या और लग रहा है? वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका? g, बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वहां पे एक्ट नहीं कर रहा आपके पास। ठीक है,
बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। ठीक है, तो सिर्फ आपके पास सिर्फ क्या लगेगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे g आ जाएगी। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा किसमें, g पे। a बराबर आ जाएगा किस पे, g। 11 सेकंड पे उसने पूछा ना, 11 सेकंड पे। इनिशियली तो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, उसने पूछा 11 सेकंड पे, मतलब 11 सेकंड जब वो यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ बॉडी पे क्या लग रहा है, वर्टिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद 11 सेकंड पे कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, तो a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे g आ जाएगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लो जल्दी पॉज करके। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5.12, ए बॉब ऑफ मास 0.1 किलोग्राम हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम। ठीक है, एक बॉब है, उसको यहाँ से लटका रखा है। ठीक है, उसका मास दे रखा है कुछ भी है आपके पास 0.1 किलोग्राम। इस बॉब का कुछ मास दे रखा है 0.1 किलोग्राम। ठीक है, ये बॉब क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है what is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob at one of its extreme position and at its mean position। वो कह रहे हैं एक बॉब है, उसको ऐसे लटका रखा है बच्चों। ठीक है, उसका कुछ मास है, कुछ लेंथ है, कुछ वेलोसिटी है। मेन पोजीशन पे उसकी लेंथ इतनी है, ये उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो कह रहा है जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया गया, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो देखो, when bob at extreme position, when bob at extreme position, जब बॉब किस पे है बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो वो क्या करेगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली फॉल हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वर्टिकली फ्री फॉल। क्या हो जाएगा, उसमें मोशन कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा, फ्री फॉल होगा। पाथ कैसा होगा, फ्री फॉल। तो फ्रीली क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या कर जाएगा, इनिशियली क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दूसरे पार्ट में कह रहा है जब उसको मीन पोजीशन से यहाँ से कट करेंगे, तो देखो बच्चों, मेन पोजीशन पे यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, तो जैसे ही मीन पोजीशन से काटेंगे तो ऐसे पाथ फॉलो करेगा। तो जैसे ही मीन पोजीशन से काटेंगे तो आपके पास जैसे ये है, ये ऐसे जाना चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे हम इसको स्ट्रिंग को कट करेंगे तो वो ऐसे चला जाएगा, तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है, एट द मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन, व्हेन स्ट्रिंग कट एट मेन पोजीशन, व्हेन स्ट्रिंग कट एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन पे जब उसको बच्चों क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, देन इनिशियल वेलोसिटी एट मेन पोजीशन, वेलोसिटी बिकॉज वेलोसिटी एट मेन पोजीशन, बिकॉज वेलोसिटी एट मेन पोजीशन, क्या है, बॉडी की कुछ वेलोसिटी है एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, इट फॉलो प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा बच्चों, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि देखो ये ऐसे लटका रखा है, इसमें ऐसे वेलोसिटी, जैसे इसको कट करेंगे तो ये एकदम ऐसे जाएगा, जैसे इसको कट करेंगे तो ये एकदम ऐसे फॉलो हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कैसा पाथ फॉलो करेगा ये मेन पोजीशन पे, प्रोजेक्टाइल पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कैसा पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। नोट करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी नोट करिए, कर लिया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5.20 एनसीईआरटी की ये प्रॉब्लम थी आप लोगों के, जो डाउट्स है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, कह रहे बैट्समैन डिफ्लेक्ट ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। ठीक है, एक बैट्समैन है, देखो ये एक बैट है। ठीक है, ये आपके पास एक इस तरीके से बच्चों एक बैट है। ठीक है, ये आपका एक बैट। ठीक है, वो कह रहे हैं एक बैट्समैन डिफ्लेक्ट एक बॉल यहां से आई,
एक बॉल यहां से ऐसे टकराई इस बैट से और टकरा के ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे आई और वो ऐसे चली गई डिफ्लेक्ट हो, ठीक है। कितने डिग्री के एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहीं ऐसे होगा, रिजल्टेंट आपका कहीं ऐसे होगा, ठीक है। आप इस चीज को दो तरीके से कर सकते हो, मैं दो तरीके से समझा दूं कि जैसा आपको सही लगे, ठीक है। आपके पास मैंने ये मान लिया कि आपके पास ये कहीं रिजल्टेंट होगा, इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसके डिवीजन को, पहले मैं एक मेथड बताती हूँ फिर दूसरे में जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास m मास था, ठीक है, u वेलोसिटी है, वेलोसिटी u कितनी दे रखी है? 54 किलोमीटर पर हावर। तो 54 का 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मास दे रखा है बच्चों 0.15 किलोग्राम। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का फॉर्मूला पता है सभी को? क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे फोर्स तो दे नहीं रखा उसने, यहाँ पे उसने आपको फोर्स नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? चेंज इन मोमेंटम। क्या दे रखा है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मास और वेलोसिटी दे रखी है तो इम्पल्स का कहां से सोल्व करेंगे? बाय द कंसेप्ट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो देखो ये बॉल यहां से आई, इसका मास मोमेंटम क्या था? m इंटू यू, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट बन गए, मान लिया ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी बच्चों क्या आपका थीटा है, ठीक है। इस mu के दो कंपोनेंट हो गए। तो देखो ये ऐसे वेक्टर है, देखो इसमें आपके पास जब ऐसे होता है ऐसे वेक्टर होता है, तो देखो ध्यान से ये एंगल थीटा, ये mu का एक कंपोनेंट हो जाता है mu cos थीटा और एक कंपोनेंट mu sin थीटा। देखो जिधर तीनों तीर के निशान एक डायरेक्शन में होते हैं, तो इसी तरह इसमें भी एक mu, ये mu के दो डिवीजन होंगे, तो एक mu ये बनेगा इस डायरेक्शन में, ये बनेगा mu cos थीटा, ठीक है। एक mu ऐसे बन जाएगा mu sin थीटा, ठीक है। इसी तरह आप डिवाइड करेंगे किसको? यहां से इस वाले को, इसका भी mu होगा फाइनल मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं है, जो इनिशियल स्पीड है वही फाइनल स्पीड है। u बराबर है v के, मैग्नीट्यूड ऑफ v बराबर है किसके? u के, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा mu sin थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट क्या जाएगा? mu cos थीटा, ठीक है। बोली बात समझ आई? क्या है? mu cos थीटा। तो देखो अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस में क्या है बच्चों? ये फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम क्या लिखते हैं? मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये मान लिया आपकी x एक्सिस है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो देखो नीचे की डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, तो फाइनल मोमेंटम क्या है? mu sin थीटा, mu sin थीटा माइनस mu sin थीटा, क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। mu sin थीटा माइनस mu sin थीटा क्या बन गया? 0। तो y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ किधर होगा? x डायरेक्शन में। तो देखो इस डायरेक्शन में जब आप बात करोगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू देखो, ये इनिशियल मोमेंटम जो ब्लैक से डायरेक्शन दिखा रखी, ये वाली इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसे आएगी ना, सिर्फ की डायरेक्शन एक डायरेक्शन, देखो ये सब की एक डायरेक्शन ऐसे आएगा 3 से। तो फाइनल किधर है? इधर। तो ये वाली डायरेक्शन क्या मानते हैं? पॉजिटिव, और ये वाली क्या मानते हैं? नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इधर पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर आप क्या मानते हो? नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम देखो रेड वाला होगा mu cos थीटा, mu cos थीटा माइनस mu cos थीटा। इसके माइनस डायरेक्शन क्यों लियो? समझ आई? क्योंकि ये इधर जा रहा है इनिशियल वाला, तो इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव और इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। चेंज के लिए माइनस लिखा तो आया mu cos थीटा माइनस माइनस प्लस mu cos थीटा, तो क्या आया? 2mu cos थीटा, ठीक है। तो अब आपके पास देखो ये पूरा ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो 2 थीटा कितने के बराबर है? 45 डिग्री के। तो थीटा कितने के बराबर हो गया? 45 डिवाइड बाई 2, 45 डिवाइड बाई 2 डिग्री के, ठीक है। तो आपके पास इस ये आ जाएगा 22.5 डिग्री, कुछ ऐसे आ जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दो तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? p फाइनल माइनस p इनिशियल। 2 मास कितना दे रखा था? 0.15, वेलोसिटी 15 इंटू कोस
22.5, ये cos 22.5 की वैल्यू आप टेबल से देख लोगे, cos 22.5 की वैल्यू आप वहां से टेबल से देख लोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास लगभग 4.16, ठीक है। इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी, क्या होती है, न्यूटन, फोर्स इंटू टाइम ना, तो न्यूटन सेकेंड, क्या आ जाएगी, न्यूटन सेकेंड, या किलोग्राम की फॉर्म में लिखो तो किलोग्राम की फॉर्म में लिख लो, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम की फॉर्म में लिखो तो 4.1 सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगी आपके पास इम्पल्स। अरे इम्पल्स यही तो होता था ना, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या, ये इम्पल्स के तो बराबर है आई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द इम्पल्स, ये आई वैल्यू किसके बराबर है, इम्पल्स के तो बराबर है ना आई। इम्पल्स क्या था आपके पास, यहां से हटा दो, ये लिख लिया ना, इम्पल्स क्या था बच्चों, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया तो ये क्या निकल गया आपका, इम्पल्स निकल गया, यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। एक और तरीका भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये मैंने रिजोल्यूशन मेथड से कर दिया, एक दूसरा तरीका भी देख लीजिए, उसको आप कर लेना, वो आपकी बुक्स में भी गिवन है, हो गया, ये नोट कर लो एक बार जल्दी इसको, ठीक है। देखो एक बार आपके पास एक ये मेथड भी कर सकते हो फॉलो आप लोग, कि ये बैट्समैन है, ठीक है, आप लोग जैसे मैंने पीछे चेंज इन मोमेंटम बॉल वाला केस करवाया, ये बॉल ऐसे आके ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ये एंगल कितना 45 डिग्री, तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, या तो दोनों की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, जैसे दो वेक्टर होते हैं ना आपके पास, तो दोनों आउटवर्ड हो, या फिर दोनों आपके पास ऐसे इनवर्ड हो किसी पोजीशन से, ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं कि इस वेक्टर का नेगेटिव ले लो, इधर इस वेक्टर का क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे, यू वेलोसिटी माइनस का यू, ठीक है, इसको इधर नेगेटिव में ले लोगे, ये इधर आ ही रहा है आपके पास ऑलरेडी, ये इसको इधर एक्सटेंड कर लिया, तो ये आपके पास कितना बन गया 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा v1 माइनस v2, ये बना आपके पास v1 प्लस माइनस v2 में मोड की फॉर्म में, ठीक है। तो आप यहां से लिख लोगे v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर 2v1 v2 cos 45 डिग्री, तो यहाँ से v निकाल लोगे, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से v निकाल लेना और मास से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो आपके पास ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई, ये क्या आ गई बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को मास से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, नोट करिए इस कंसेप्ट को जल्दी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लिया, जल्दी नोट करिए, नोट कर लिया बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टोन ऑफ 0.25 किलोग्राम, मास दे रखा है स्टोन 0.25 किलोग्राम, टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज वायर लेड राउंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस ये दे रखी है, विद ए स्पीड ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पर मिनट के लिए, पर सेकंड के लिए मिनट क्या है, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2/3 रूट पर सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर देंगे, रूट पर सेकंड आ जाएगी इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो अब आपने जो सीखा था, ये सीखा था, एक स्ट्रिंग थी, वो वर्टिकल प्लेन में ऐसे मूव करवा रही है, ऐसे मूव कर रहे थे वर्टिकल सर्कल में, ऐसे ऐसे, अब की बार किसमें है वो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब वो अब की बार ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब कि इस तरीके से, ऐसे नहीं मूव कर रहा वर्टिकल सर्कल में, कैसे मूव कर रहा है वो, वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है ऐसे v वेलोसिटीज, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे मूव करवा रहा है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्ट्रिंग बांधी हुई है, और स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहा है वो, मूव कर रहा है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे मूव नहीं करवा रहा, ऐसे ऐसे नहीं, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है वो, मूव कर रहा है। तो ये टेंशन है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या आपके पास टेंशन होगी, तो ये आपके पास जब भी स्ट्रिंग मूव करेगी, तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही, तो आपके पास अगर ऑब्जर्वर यहीं बैठ जाता है तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो टेंशन क्या बन जाएगी बच्चों यहाँ से, mv²/r, ठीक है। अब हमारे पास v वेलोसिटी नहीं दे रखी, लेकिन इसने ये दे रखा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो हम v को क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा, v को क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा
ओमेगा लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, टेंशन m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r से r कैंसिल, क्या आ गया m r ओमेगा का स्क्वायर। टेंशन क्या आ गया, m r ओमेगा का स्क्वायर। उसने पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी वाइल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन बी स्टिल में मैक्सिमम टेंशन। दो चीजें पूछी है उसने, देखिए ये भी पूछी है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहले बात कर रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो पहले टेंशन की बात कर रही हूं मैं। तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। जब ऑब्जर्वर यहीं बैठ जाता है तो क्या लगा देते हैं, सूडो फोर्स। तो बाहर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, जो मूव करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, उस पे एक्ट होगा। तो टेंशन बराबर mv स्क्वायर बाई r। तो टेंशन की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ से। टेंशन कितना है, मास दे रखा है बच्चों 0.25, 0.25, ठीक है। r रेडियस 1.5, ठीक है। ओमेगा कितना है 4π/3, तो 4π/3 का स्क्वायर, 4π/3 का स्क्वायर। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.6 न्यूटन। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.6 न्यूटन। टेंशन आ गई बच्चों, ये इतना नोट करिए, इसको टेंशन को नोट करिए। अब उसने कहा है कि मैक्सिमम टेंशन, अब वो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम टेंशन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड निकालिए जबकि मैक्सिमम टेंशन ये दे रखी है, ठीक है। तो वो टी मैक्सिमम, इसको हटा दूं ऊपर से, 4 टी मैक्सिमम, 4 टी मैक्सिमम, 4 टी मैक्सिमम, क्या लिखोगे एम वी मैक्सिमम, तो टेंशन मैक्सिमम होगी डिवाइडेड बाई आर। टेंशन जब मैक्सिमम होगी तो देखो हॉरिजॉन्टल में यहाँ है तो नहीं होगी, लेकिन जब वो यहाँ जाएगा ऐसे तो पूरा घूम जाएगा, ऐसे देखो ऐसे घूम रहा है ना वो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो जब वो ऐसे यहाँ से जाएगा तो टेंशन क्या होगी उस सिचुएशन में, उसकी मैक्सिमम होगी। तो आपके पास जब टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। टेंशन क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी उसके पास, ठीक है। तो टेंशन मैक्सिमम दी है 200, ठीक है। तो वी मैक्सिमम पूछा है, तो वी मैक्सिमम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी मैक्सिमम इंटू आर डिवाइडेड बाई एम, और वी हो जाएगा आपके पास इसका अंडर रूट। तो टी मैक्सिमम 200 दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में 200 न्यूटन, रेडियस 1.5, मास 0.25 और इसका अंडर रूट। इसका क्या कर लोगे बच्चों, अंडर रूट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ आपके पास 34.6 मीटर पर सेकेंड। अब रिजल्ट को कैलकुलेट करके लिखो, अराउंड करके लिखो तो 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अप्रोक्सीमेट करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नोट करिए बच्चों, समझ आ गया, जल्दी नोट करिए, हो गया नोट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.22 आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका। ये कह रहे स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वायरलेट राउंड। एक स्टोन है, एक स्ट्रिंग के बांध दिया रस्सी के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब इस तरीके से वो मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब वो इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। स्ट्रिंग के एक पत्थर बांधा और वो इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ स्टोन, स्पीड ऑफ एक मैक्सिमम स्पीड से घुमाया उसको, मैक्सिमम स्पीड से, ठीक है। स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिजिबल पावर, स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया उसकी बियॉन्ड मैक्सिमम परमिजिबल पावर से, द स्ट्रिंग सडनली ब्रेक। ये स्ट्रिंग क्या होगी, ब्रेक हो गई, यहाँ से स्ट्रिंग क्या होगी बच्चों, ब्रेक हो गई। तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो आफ्टर द स्ट्रिंग इज ब्रेक, स्टोन जर्क रेडियली, टेंजेंशियली, और आपके पास एट एन एंगल द स्टोन फ्लाइज ऑफ, strong flies off tangentially from the instant string is break, the strong flies off at an angle with the tangent whose magnitude depend on the speed of the particle। देखो इसके ऊपर एक मैक्सिमम स्पीड से मूव करवाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, एमवी होगा। जब स्ट्रिंग मूव कर रही है तो उसका कुछ मोमेंटम होगा। देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हुआ। When string is just break, when string is just break, there is no external momentum. Momentum remains conserved. When string is break, कोई external, there is no external force. When string is break, then there is no external force act on the string. कोई बाहर से external force नहीं लगाया गया string पे. Then momentum remains conserved.
मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। और जैसे स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो मोमेंटम क्या है, कंजर्व। तो क्या होगा, मोशन ऑफ द सर्कुलर मोशन किधर होता है, वेलोसिटी का अलोंग टेंजेंशियली। ठीक है, तो कैसे मूव कर जाएगा, टेंजेंशियल पाथ में। तो क्या आ जाएगा, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द स्ट्रिंग इज ब्रेक। एक बार लिख लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन भी लिख देती हूँ, एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। लिख देती हूँ मैं, ठीक है, मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ, देख लो एक बार इसका। आपके पास व्हेन एज नो एक्सटर्नल फोर्स इनिशियली मोमेंटम क्या होगा, mv। मोमेंटम क्या होगा बॉल का, mv हो जाएगा आपके पास। ठीक है, स्टोन का मोमेंटम क्या होगा, ये स्टोन का मोमेंटम, v स्टोन की वेलोसिटी। ठीक है, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स act on the stone, so momentum remains conserved, momentum remains conserved। ठीक है, when the string is break, जब स्ट्रिंग क्या होगी बच्चों, ब्रेक होगी। वैसे ही मोशन कैसे होता है, टेंजेंशियली होता है। ठीक है, तो आपके पास स्टोन विल कंटिन्यू इन मोशन, द स्टोन कंटिन्यू its motion along the tangent of circular path, along the tangent of circular path। तो कह रहा है कि एक स्टोन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे मूव कर रहा था किसी स्ट्रिंग के साथ, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो ऐसे इतनी ज्यादा बढ़ा दी वो स्ट्रिंग एकदम से ब्रेक हो गई। तो स्ट्रिंग जब ब्रेक होगी तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्टोन कैसे मूव करेगा, तो स्टोन कैसे मूव कर रहा है, टेंजेंशियली। देखो स्टोन ऐसे सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो वैसे उसका मोशन किधर है, टेंजेंशियली। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा वैसे भी वहां पे, तो स्टोन एकदम से जैसे स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो टेंजेंशियली क्या कर जाएगा, वो मूव कर जाएगा आपके पास। कैसे मूव कर जाएगा वो, टेंजेंशियली। ठीक है, व्हेन द स्ट्रिंग ब्रोक द स्टोन फ्लाइज टेंजेंशियली। ठीक है, आपके पास वेलोसिटी एट एनी पॉइंट अलोंग वेलोसिटी क्या रहेगी इस पॉइंट पे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। क्यों होगा, आप ये भी कह सकते हो कि अगर मोमेंटम का कंसेप्ट किसी को ध्यान में नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि मोशन कैसा होता है, सर्कुलर आपके पास। ठीक है, तो जैसे स्टोन ब्रेक होगा तो मोशन किधर होगा, टेंजेंशियली होगा। स्टोन का मोशन किधर है, ब्रेक होने से पहले स्टोन का मोशन कैसे होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी में मूव करता रहता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स तो वहां पे एक्ट हो नहीं रहा, तो स्टोन किधर मूव कर जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको जल्दी नोट करिए। देखिए बच्चों, आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5.24, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5.24 है आपके पास। ये कह रहा है आपके पास, ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है इस तरीके से। ये मास दे रखा है पार्टिकल का। व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंस्टिट्यूटिव इंपल्स रिसीव्ड बाय द पार्टिकल। देखो आफ्टर 2 सेकंड क्या हो रहा है, हर 2 सेकंड के बाद, देखो इस 2 सेकंड के बाद ये मोशन, इस 2 सेकंड के बाद ये मोशन, हर एक 2 सेकंड के बाद पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, चेंज। आफ्टर 2 सेकंड कैसे लिखोगे आप इस लैंग्वेज को, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, द डायरेक्शन, सॉल्यूशन देखो, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द particle change, direction of motion of the particle change after every 2 seconds, after every 2 seconds। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल चेंज आफ्टर एवरी 2 सेकंड। देखो हर 2 सेकंड के बाद डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। 0 से 2 सेकंड ये था, 2 सेकंड के बाद फिर ये हो गया, 4 से 6 के बीच में ये मोशन। तो हर एक 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहा है, चेंज। बोथ द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड।
पार्टिकल किससे मूव कर रहा है, विद यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ पे भी स्पीड वो है, यहाँ पे भी स्पीड क्या है, वही है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये बात समझनी थी पहले तो, एवरी 2 सेकंड के बाद पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है बच्चों, चेंज। देखो इस 2 सेकंड के बाद नीचे आया, इस 2 सेकंड के बाद ऊपर गया, फिर क्या आया, नीचे आया। ठीक है, क्या पूछा है, इंपल्स पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, इंपल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। ठीक है, तो इंपल्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। इंपल्स का फॉर्मूला किसके होता है, फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स की तो बात नहीं दे रखी, क्वेश्चन में क्या दे रखी है, पोजीशन टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, क्या देगा आपको, वेलोसिटी। तो देखो हर एक के लिए सेम आएगा इंपल्स, इस बॉक्स के लिए इंपल्स सेम आएगा, इसके लिए इंपल्स से, सब आगे चलते रहो। तो अब एक केस के लिए डिस्कस कर लीजिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, सबसे पहले एक्सटी ग्राफ फॉर 0, ये 0 है, 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, तो क्या निकला, स्लोप क्या है, क्या आ जाएगा, एक्सटी ग्राफ स्लोप। ठीक है, तो क्या बनेगा, स्लोप क्या देता है एक्सटी ग्राफ का, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो यहां से यहां गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, ये भी फाइनल, यहां से यहां तक ये 2 है, ये वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 0, ये कितनी बन जाएगी, ये 2 माइनस का 0, ये भी क्या आएगा, 2 माइनस 0, तो ये 1 आ जाएगी। इसमें मीटर और सेंटीमीटर देख लेना, शायद इसने कुछ मीटर सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। ये पोजीशन किस में दे रखी बच्चों, सेंटीमीटर में दे रखी क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर के क्या बना लोगे, मीटर, तो ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये आया आपके पास सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे 10⁻⁻², तो ये 0.01 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो स्लोप फॉर 2 to सेकेंड, एक्सटी ग्राफ स्लोप 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड। ठीक है, क्या बनेगा स्लोप आपके पास, u बराबर, या देखो 2 to 4 सेकेंड, अब यहां से यहां आया, अब यहां से इधर आ रहा, पहले इधर गया था, यहां से इधर आया। ठीक है, यहाँ तो इनिशियल क्या है 2, फाइनल क्या हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे पोजीशन क्या होगी 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल, क्या लिखोगे 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। अरे समझ आई बात, ये 2 इनिशियल बन गया अब आपका, और यहाँ इनिशियल से इधर आया इस पॉइंट के लिए, इस लाइन के लिए, तो 0 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, ये सेंटीमीटर आएगा, ये -2 डिवाइड बाई 2, तो ये आया 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की मीटर बनाओगे तो माइनस आएगा, ये -0.01 मीटर। तो इंपल्स क्या हो जाएगा, m इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये भी आ गया आपके पास। ठीक है, अब हर केस के लिए यही आएगा, इस केस के लिए फिर वही 0.01 आएगा, इस केस के लिए -0.01 आएगा, इस केस के लिए 0.01, इस केस के लिए -0.01, सबके लिए सेम आएगा। ठीक है, इस केस के लिए करोगे तो क्या करोगे, ये 6 - 4 फिर 2 आएगा, 8 - 6, 10 - 8, 12 - 10, बाकी वही 2 - 0 या 0 - 2, क्योंकि ये तो सबके लिए 2 ही है ना बच्चों। ठीक है, तो बाकी सब में सेम आएगा ये, इसलिए इंपल्स क्या एक बॉक्स के लिए निकालो, बाकी सबके लिए सेम है। तो मास कितना दे रखा है 0.04, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है इंपल्स का, तो फाइनल क्या है -0.01, इनिशियल क्या है बच्चों -0.01। अगर वो मोड की बात करता है इंपल्स के मोड की, तो 0.04, ये बन गया 0.02। ठीक है, मोड में लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.08, करके देख लेना, कुछ ऐसी ही वैल्यू आ जाएगी ये। अरे ये क्या बनेगा, ये 4/100, ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो 2/100, 8/10⁻⁴, तो 8 × 10⁻⁻4 हो जाएगा भाई, मैं शायद मिस्टेक कर गई थी, वही लिख लेना, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख लेना यूनिट,
अरे इम्पल्स की यूनिट तो पता है ना, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, या तो क्या लिखोगे न्यूटन सेकंड। या इम्पल्स क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, तो कोई सी भी यूनिट लिख लेना। तो ये क्या आ जाएगा आपका इम्पल्सिव फोर्स, यही पूछा था इस ग्राफ के अंदर। समझ आया? फिर से देख लो, नहीं आया तो देखो, एक बार आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, एक बार यहाँ से आ रहे हो, तो यहाँ से यहाँ गए तो ये फाइनल, ये इनिशियल, 2 - 0 करके वेलोसिटी निकाल ली इनिशियल। इसी तरह जब यहाँ से यहाँ आए तो ये फाइनल 0 होगी वेलोसिटी, इनिशियल 2, और टाइम का डिफरेंस इन दोनों के लिए ये आ गया। इसी तरह इस केस के लिए, तो सबके लिए क्या आएगा, बाकी सब सेम। तो इम्पल्स हर एक जगह क्या रहेगा आपका, तो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के लिए हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे ये सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को बच्चों जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 27, ए हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 किलोग्राम राइजेस विद ए वर्टिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है आपके पास, देखो बच्चों एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ये रोटर है, इसको बोलते हैं रोटर, जो ऊपर घूमता है ना उसको रोटर बोलते हैं। ठीक है, ए हेलीकॉप्टर ऑफ मास, हेलीकॉप्टर का मास क्या मान लिया, m1, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, इसका मास क्या मान लिया मैंने, m1। ठीक है, इसके अंदर ये पैसेंजर बैठे हुए, पैसेंजर और स्टाफ है, ये क्रू मतलब स्टाफ, जो हेलीकॉप्टर में रहने वाला स्टाफ। ठीक है, स्टाफ मेंबर जो होते हैं उनको क्रू बोलते हैं। हेलीकॉप्टर में जो रहने वाले जो स्टाफ मेंबर उनको क्या बोलते हैं, क्रू। क्रू एंड पैसेंजर। ठीक है, क्रू एंड पैसेंजर क्या कह रहा था, क्रू एंड पैसेंजर एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपके पास ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, ये हेलीकॉप्टर आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, द क्रू एंड पैसेंजर वेट दिस, क्रू एंड पैसेंजर वेट मतलब कि जो स्टाफ मेंबर है, जो स्टाफ मेंबर है ना, जो हेलीकॉप्टर में के रहने वाले स्टाफ मेंबर है और जो पैसेंजर है, उनका वेट कितना, मास, तो उनका वेट कितना मान लिया आपने, m1, उनका वेट कितना मान लिया आपने, m1, और हेलीकॉप्टर का मास कितना, 1000 किलोग्राम। हेलीकॉप्टर का मास क्या मान लिया आपने, m2, हेलीकॉप्टर का मास कितना मान लिया, ये क्रू प्लस पैसेंजर मतलब स्टाफ और पैसेंजर का, और ये हेलीकॉप्टर का मास है किलोग्राम में, हेलीकॉप्टर ये किलोग्राम में किसका मास है, हेलीकॉप्टर का। ठीक है, कह रहा है आपसे फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। तो देखो ये हेलीकॉप्टर है, यहां से देखो पहले पार्ट को देख लो पहले, ये आपके पास हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के अंदर ये क्रू एंड पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो ये वेट के कारण फोर्स क्या लगाएंगे, नीचे, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और वो एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर। तो क्रू एंड पैसेंजर के द्वारा मास कितना है इसका, 300 g। क्रू एंड पैसेंजर का मास कितना आपका 300 g है, क्रू एंड पैसेंजर का मास कितना 300 g। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये बनेगी, पहले ए पार्ट को सोल्व कर रही हूँ, तो ए पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी बच्चों, n1 माइनस m1g, ये m1 नीचे, ये m1 लगेगा, क्रू एंड पैसेंजर का मास क्या m1, तो ये m1g, यही पूछा उसने, फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर, स्टाफ मेंबर और पैसेंजर का मास क्या माना हुआ है आपने, m1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन F नेट बराबर m में, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला F नेट बराबर m में, तो नेट फोर्स क्या लगा इसके फ्लोर के ऊपर क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन। जब पैसेंजर नीचे लगा रहे हैं तो फ्लोर भी उनके ऊपर क्या लगा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, n1। ठीक है, तो n1 माइनस m1g बराबर m1a। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, n1 बराबर m1a प्लस m1g। ठीक है, इसको यहाँ लिख दो इधर, तो ये बना n1 बराबर m1 बार g प्लस a, तो n1 बराबर m1 कितना दे रखा 300, ये 10 प्लस 15, तो ये कितना होगा 25, तो ये 75 आ जाएगा, 7500 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा, ये 7500 न्यूटन। पहले केस का ए पार्ट को सोल्व करा, ए पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, ये पैसेंजर बैठे हैं और क्रू स्टाफ मेंबर है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं फ्लोर पे, इस फ्लोर पे कितना फोर्स लगाएंगे, तो देखो इनका मास क्या है, क्रू और पैसेंजर का मास क्या है m1, तो इस पे फोर्स वेट के कारण, उनके वेट के कारण जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा m1g,
ठीक है, तो ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सरफेस के कारण, तो हेलीकॉप्टर भी तो उनके ऊपर फोर्स लगाएगा N1, कितना लगाएगा N1, ऊपर क्या लगेगा N1, एक्सेलरेशन किधर आ रहा हो ऊपर की डायरेक्शन में, तो N1 माइनस mg बराबर m1a, ठीक है, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग F नेट बराबर m में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई तो ये आ गया आपके पास N1, तो ये आ जाएगा 7500 न्यूटन। ए पार्ट को लिखिए बच्चों, फिर बी पार्ट को सोल्व करते हैं। ए पार्ट को लिखिए, ए पार्ट लिख लीजिए, लिख लिया, ये किधर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किधर लगेगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। N1 कितना लगेगा 7500 न्यूटन, क्लियर। तो नेट वेट क्या हो जाएगा, ये जो m1g के कारण जो नेट फोर्स लगेगा, तो देखो N1 क्या होगा इन दोनों के सम के बराबर, तो ये जगह होंगे ज्यादा, तो नेट वेट एक्चुअल में नेट वेट किधर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, पैसेंजर किधर फोर्स लगा रहे होंगे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे उस पे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, देखो बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों आपसे, बी पार्ट में कह रहा है कि एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। देखो ये रोटर जो है वो एयर को पुश करता है, एयर को क्या करता है नीचे पुश करता है, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट होता है। ये रोटर क्या करता है, हेलीकॉप्टर जब चलता है तो ये रोटर जो है एयर को नीचे की डायरेक्शन में पुश करता है, तब हेलीकॉप्टर जो है आपका ऊपर की डायरेक्शन में क्या करता है मूव करता है आपके पास। रोटर पुश द एयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, रोटर पुश द एयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। रोटर क्या कर रहा है एयर को पुश कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, किधर पुश करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू विच हेलीकॉप्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू विच हेलीकॉप्टर मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। हेलीकॉप्टर क्या करता है, देखो ये रोटर क्या करता है एयर को नीचे की डायरेक्शन में पुश करता है, हेलीकॉप्टर ये रोटर जो है वो क्या करता है सराउंडिंग एयर को नीचे की डायरेक्शन में पुश करता है, जिसके कारण ये जो आपके पास हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट करता है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या करता है ये आपका मूव करता है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं इसकी, नोट करिए एक बार इतना, ये नोट कर लो, मैं इसको हटा रही हूँ, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं इसकी। लिख लिया, हो गया। देखो ये लिख लिया ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हेलीकॉप्टर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हेलीकॉप्टर क्या बन जाएगी, देखो ये नीचे की डायरेक्शन में पुश कर रहा है एयर को, हेलीकॉप्टर किधर लिफ्ट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, तो देखो हेलीकॉप्टर लिफ्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन किधर है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में N1 लग रहा है, और अंदर ये पैसेंजर भी है, हेलीकॉप्टर का मास भी लग रहा है, यहाँ रोटर के कारण यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर लिफ्ट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये किसको पुश कर रहा है, पैसेंजर और हेलीकॉप्टर दोनों का मास है, यहाँ पे किसका मास है दोनों का, पैसेंजर और हेलीकॉप्टर दोनों का मास होगा, तो क्या लिखेंगे N1 माइनस M1 प्लस mg, नीचे क्या लगेगा M1 प्लस में M2 इंटू जी। देखो ये ऊपर जब लिफ्ट हो रहा है तो नीचे जब ऊपर ये फोर्स ऊपर लगा, ये फोर्स आपका ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट हुआ, नीचे जो वेट के कारण फोर्स लगेगा, हेलीकॉप्टर के कारण भी रोटर पे जो फोर्स लग रहा है, रोटर जो ऊपर लिफ्ट हो रहा है तो नीचे जो फोर्स है वो हेलीकॉप्टर के कारण भी लग रहा है और पैसेंजर के कारण भी, तो M1 प्लस में M2 इंटू जी। और हेलीकॉप्टर किधर लिफ्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में, किधर एक्सेलरेट कर रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे M1 प्लस M2 इंटू जी बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए। दोनों ही, अरे पैसेंजर और हेलीकॉप्टर दोनों ही ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं,
जब ये रोटर एयर को पुश करता है, जब ये रोटर एयर को पुश करता है तो हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है। तो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो पैसेंजर भी तो ऊपर जा रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर भी ऊपर जा रहा है और पैसेंजर भी किधर जा रहे हैं, ऊपर। तो क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 इंटू ए। और नीचे ग्रेविटी पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों ही लगा रहे हैं। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये m1g जो नीचे लग रहा है, ये दोनों के कारण ही लग रहा है, पैसेंजर के कारण भी और उसके कारण भी। नहीं आई बात समझ में? फिर से देखो भाई, ये मैंने क्या बताया कि ये हेलीकॉप्टर ऊपर की डायरेक्शन में एयर को नीचे पुश करता है। एयर को क्या करता है, नीचे पुश करेगा। तो एयर को नीचे पुश करेगा तो आपके पास ग्रेविटी का इफेक्ट दोनों पे लगेगा। किसके कारण, एयर को ये नीचे की डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो एयर नीचे पुश हो रही है, ठीक है। तो आपके पास एयर जब पुश हो रही है नीचे, तो ये आपको ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो पैसेंजर और हेलीकॉप्टर दोनों ही ऊपर जा रहे होंगे, तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा और ग्रेविटी के कारण दोनों का इफेक्ट नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। नीचे जब वो पुश हो रहे हैं तो ग्रेविटी के कारण जो सरफेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं वो दोनों, तो वो कितना लगा रहे हैं, m1g। तो क्या लिखोगे, n1 माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा n1 बराबर, ये आपके पास एफ लिफ्टिंग भी लिख सकते हो आप, इसको एफ लिफ्टिंग लिख लो। एफ लिफ्टिंग, n1 को छोड़ दो, एफ लिफ्टिंग, एफ लिफ्टिंग। अरे फोर्स लिफ्ट हो रहा है, ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, एफ लिफ्टिंग बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 जी प्लस m1 प्लस m2 ए। m1 प्लस m2 कॉमन ले लो, हटा दो एक बार इसको, ऊपर से क्वेश्चन को हटा दो। अब मैं ये बन जाएगा बच्चों आपके पास यहां से एफ लिफ्टिंग बराबर m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए, ठीक है। तो एफ लिफ्टिंग m1 प्लस m2 कितना है, 300 प्लस 1000, जी की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन कितना है 15। तो ये 1300 मल्टीप्लाई बाय 25, 1300 को 25 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 32500 न्यूटन, ठीक है। ये एयर किधर किस डायरेक्शन में पुश कर रही है, हेलीकॉप्टर को नीचे की डायरेक्शन में। हेलीकॉप्टर लिफ्ट किधर हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये लिफ्टिंग फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये लिफ्टिंग फोर्स किधर लगेगा आपके पास, हेलीकॉप्टर किधर हो रहा है, लिफ्टिंग डायरेक्शन में। तो आपके पास ये फोर्स किधर लग जाएगा आपके पास, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। नोट कर लीजिए, तो लिफ्टिंग फोर्स आपके पास ये आ जाएगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को। जो नेट फोर्स हो रहा है ना, जो नेट फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है आपके पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैसे, ठीक है। देखो फिर से आप समझ लीजिए बच्चों, ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के अंदर पैसेंजर भी बैठा है और मास भी। तो जो ये रोटर जब घूमता है, ये रोटर जब घूमता है तो ये रोटर क्या करता है, एयर को नीचे पुश करता है, एयर को नीचे क्या करता है, पुश करता है। तो एयर के पुश के एक्शन के कारण फोर्स किधर लगा, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हेलीकॉप्टर ऊपर क्या होता है, लिफ्ट होता है। हेलीकॉप्टर क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो एक्शन ऑफ एयर के कारण फोर्स किधर लगा, नीचे की डायरेक्शन में। एक्शन ऑफ एयर के कारण फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्शन ऑफ एयर के कारण फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। नोट करिए इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया, हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग। देखो जब हेलीकॉप्टर ये रोटर जो है नीचे की डायरेक्शन में पुश करता है सराउंडिंग एयर को, तो एयर भी तो हेलीकॉप्टर पे फोर्स लगाती है। जब ये एयर रोटर जो है नीचे की डायरेक्शन में एयर को पुश करता है, तो सराउंडिंग एयर भी तो क्या करती है, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, फोर्स एक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या लग जाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज अपोजिट टू रिएक्शन, एक्शन इज अपोजिट टू रिएक्शन,
रोटर पुश द एयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एयर पुश द रोटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जितना रोटर एयर पे लगाएगा, एयर भी किस पे लगाएगी, रोटर पे, उतना ही फोर्स लगाएगी। जितना फोर्स एयर रोटर एयर पर लगाएगा, रोटर एयर पर लगाएगा, समझ आया, उतना ही एयर रोटर पर लगाएगी, समझ आ गया। तो एक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया रिएक्शन पे। तो ये फोर्स बराबर आएगा, तो ये फोर्स भी कितना आएगा, 3 to 500 न्यूटन। ये फोर्स भी कितना आ जाएगा, 3 to 500 न्यूटन आ जाएगा। ये फोर्स भी कितना आ जाएगा, 3 to 500 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि देखो रोटर ने किधर लगाया, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रोटर ने ये फोर्स किधर लगाया, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। रोटर ने यही फोर्स किधर लगाया है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। रोटर ने एयर को नीचे पुश करा, तो ये एयर क्या करेगी, ऊपर की डायरेक्शन में क्या करेगी, उसको पुश करेगी। तो ये फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स किधर लगेगा बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में। रोटर एयर को नीचे पुश करेगा, तो ये किधर पुश करेगी, एयर रोटर को ऊपर की डायरेक्शन में पुश करेगी। नोट करिए इस क्वेश्चन को। ये लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी होती है एनसीईआरटी की, बाकी क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। एक स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड गस आउट ए ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक ट्यूब है, उससे पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक ट्यूब है, उससे पानी इतनी स्पीड से बाहर आया और एक वॉल से टकरा रहा है, एक वॉल से क्या कर रहा है, वो टकरा रहा है, ठीक है। वॉल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे रखा आपको, स्पीड ये दे रखी है। एंड हिट द वर्टिकल वॉल, ये वॉल को क्या कर रहा है, टकरा रहा है। एक पाइप से पानी आया और एक दीवार से टकराया, एक पाइप से पानी आया और एक दीवार से टकराया। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ठीक है। फोर्स क्या होता है, एम में। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एम में। तो मास निकालेंगे, एम मास गस्ड आउट पर सेकेंड, मास गस्ड आउट पर सेकेंड। उसने कहा ना आपके पास स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ दिस गस्ड आउट फ्रॉम ए ट्यूब ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो मास गस्ड आउट पर सेकेंड कितना मास बाहर निकल रहा है, तो उसके फोर्स निकाल लेंगे जितना मास आएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वो बात कर रहा है मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वो बात कर रहा है मास गस्ट आउट पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकंड में कितना पानी बाहर आ रहा है, ट्यूब से एक सेकंड में कितना पानी बाहर है। तो आप पेपर टाइम से क्या कर दो, इसको डिवाइड, ठीक है। तो डेंसिटी, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो मास क्या बन गया, डेंसिटी एरिया, एरिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। तो मास, डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा याद रखना 1000 होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अंडरस्टूड है, सॉलिड मतलब ये वैल्यू ध्यान रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है नहीं दे रखी, तो ध्यान रखो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अंडरस्टूड वैल्यू है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया इसने 10⁻⁻², वेलोसिटी दे दी 15, वेलोसिटी कितनी दे दी उसने 15 मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, यहाँ से तो ये आ जाएगा 150, ये कितना आ जाएगा 150 किलोग्राम। इतना नोट करो, क्वेश्चन नोट कर लिया, ऊपर से हटा दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लिया ऊपर से, हो गया। तो देखिए यहाँ से मैं इसको हटा दूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ से फोर्स ऑन द वॉल, मास कितना आया 150, एक्सेलरेशन देखो एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास, v क्या होता है u + at, ठीक है। तो जब वो दीवार से टकराएगा तो a क्या हो जाएगा v - u × t, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v - u × t हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास f क्या बन जाएगा m × v - u × t।
तो जैसे वो दीवार से टकराएगा तो पानी 1 सेकंड के लिए किस में आएगा, रेस्ट में। किस में आ जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। टाइम कितना, 1 सेकंड। किसके लिए बात कर रहे हो, वो 1 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जैसे ही वो बॉल से टकराएगा तो वो एक बार किस में आएगा, रेस्ट में आएगा। तो क्या बन जाएगा, m 0 - 15 इंटू टी। m कितना, 150 इंटू -15, टाइम 1 सेकेंड है, तो ये आ जाएगा 225 0 माइनस। तो ये फोर्स क्या आया, वाटर ने लगाया, तो उसके अपोजिट में वॉल भी उतना लगाई। ये फोर्स क्या आया, फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द वाटर इम्पैक्ट। ठीक है, फोर्स ऑन द वॉल, वाटर ने कितना फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया वाटर ने, तो वॉल कितना लगाएगी, वॉल भी अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही लगाएगी, तो वॉल कितना लगाएगी, 2250 न्यूटन। ठीक है, तो ये वाटर ने फोर्स लगाया वॉल पे, तो वॉल भी तो फोर्स लगाएगी वाटर पे, वो भी इतना ही लगाएगी। ठीक है, तो फोर्स बाय वाटर ही पूछा था, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना वाटर को लगाएगी, इतना। इसमें छोटा सा कंसेप्ट समझना था कि 1 सेकंड में कितना पानी ट्यूब से बाहर आ रहा है, उसका मास निकालना था। तो हमें पता था डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वो मास पर सेकंड पूछ रहा है, 1 सेकंड में कितना मास बाहर आ रहा है, तो उसके लिए पुट कर लिया। तो वेलोसिटी दे रखी थी, इन सबको रख लिया। ये वैल्यू क्या होती है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये सोल्व होके इतना फोर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया, देखिए बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5.10 है। ये एनसीईआरटी की क्या कौन सा क्वेश्चन है, 5.10 क्वेश्चन आपका। ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। A body of mass 0.4 किलोग्राम मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थ। एक बॉडी है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये नॉर्थ डायरेक्शन, किधर जा रही है, नॉर्थ। मान ले मैंने ये नॉर्थ है, ठीक है, ये t = 0 टाइम है। ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कांस्टेंट स्पीड कितनी दे रखी है उसकी, 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, टू द नॉर्थ, किधर जा रही है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, north is subjected to a constant force 8 न्यूटन। constant force 8 न्यूटन किस, देखो, take the instant of force applied t = 0। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा टेस्ट कर दिया आगे पीछे। फोर्स लगाया है किस पे, t = 0 सेकंड पे। फोर्स एट t = 0 सेकंड पे, एट t = 0 सेकंड पे फोर्स लगाया, किधर, साउथ डायरेक्शन में। ये फोर्स लगाया कितना, 8 न्यूटन, किधर, देखो लिखा, क्वेश्चन लैंग्वेज को समझिए बच्चों। Subjected to a constant force of 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ। 8 न्यूटन फोर्स लगाया किधर, साउथ में। 8 न्यूटन फोर्स लगाया किसमें, साउथ डायरेक्शन में। किसमें, एट द इंस्टेंट, किस इंस्टेंट पे फोर्स अप्लाई करा, t = 0। t = 0 पे साउथ डायरेक्शन में बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। और बॉडी किधर मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। बॉडी किधर मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ द बॉडी बताइए, एट पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम बी x = 0। t 0 तो यहाँ x = क्या है, 0। प्रेडिकेट इस पोजीशन, t 0 पे पोजीशन क्या है, x 0 है। ठीक है, तो पोजीशन बतानी है, t = -5 सेकंड पे कितनी पोजीशन होगी, t = 25 सेकंड पे क्या होगी, और t = 100 सेकंड पर कितनी, 5 सेकंड पे, 25 सेकंड पे और 100 सेकंड पे क्या बतानी है बच्चों, पोजीशन बतानी है। t = 5 सेकंड पे, 25 सेकंड पे और 100 सेकंड पे क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो देखो इस बॉडी में एक छोटा सा पॉइंट और दिया, ध्यान समझो। फोर्स अप्लाइड टुवर्ड द साउथ फॉर 30 सेकंड। बॉडी में फोर्स कितनी सेकंड तक लगाया, 30 सेकंड। t = 0 से t = 30 सेकंड तक बॉडी पे क्या लगा है, फोर्स लगाया। यहाँ पे फिर से समझिए, बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है और t = 0 सेकंड पे बॉडी पे क्या लगाया गया, फोर्स लगाया। बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। बॉडी नॉर्थ में जा रही है और फोर्स किधर लगाया, उस सिचुएशन में साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगाया एट t = 0 इंस्टेंट के ऊपर। और कितना फोर्स लगाया, 8 न्यूटन। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, किधर जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, तो निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी
acceleration of a body after t is equals to 0 to after t is equals to 0 to t is equals to 30 सेकेंड। इक्वेशन लिख लीजिए आप, ऊपर से काफी जगह पर जरूरत पड़ेगी मुझे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी आफ्टर t इज इक्वल्स टू 0 to 30 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन मास। तो देखो बॉडी किधर मूव कर रही है, नॉर्थ में, फोर्स किधर लग रहा है, साउथ में, तो रिटार्डेशन होगा ना, तो उस रिटार्डेशन के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखो फोर्स किधर लग रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट टाइम पे किधर लग रहा है, साउथ में, और बॉडी किधर जा रही है, नॉर्थ में, तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। क्या होगा, रिटार्डेशन। फोर्स कितना लगाया, 8 न्यूटन। बॉडी का मास दे रखा है 0.4, बॉडी का मास कितना दे रखा है, 0.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड स्केल। कितनी आ जाएगी वैल्यू, -20 मीटर पर सेकेंड स्केल। ठीक है, अब निकालते हैं पोजीशन है t इज इक्वल्स टू -5 सेकेंड। तो आपके पास लिखिए इस पॉइंट को, जल्दी से इसको लिखिए, जहां से एक्सेलरेशन को लिखिए, फिर निकालते हैं इसके लिए। नोट कर लिया, कर लिया नोट। अब देखो एक छोटा इस क्वेश्चन की बड़ी जरूरत पड़ेगी मुझे बीच बीच में, क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझानी पड़ेगी। ये बात समझ आ गई, एक्सेलरेशन इतना आया। अब उसने पूछा पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू -5 सेकंड। देखो उसने कहा ए बॉडी ऑफ मास दिस मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स। जब तक कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है, जब तक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, t इज इक्वल्स टू 0 पे फोर्स लग गया तो बॉडी में क्या होने लग गया, रिटार्डेशन टाइम। यहां से यहां तक जब तक आए तो बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। बॉडी की वेलोसिटी क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है। t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड तक, t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड तक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। t इज इक्वल्स टू 0 पे बॉडी पे क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया। बॉडी पे क्या लगाया गया है, फोर्स लगाया गया। तो उसके बाद क्या होने लग गया, बॉडी के अंदर रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो आपके पास एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे हो रहा है, आपके पास एक्सेलरेशन कब हुआ, आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी कब एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुई है, डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट कब हुई है, बॉडी डी एक्सेलरेट होना कब स्टार्ट हुई है, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 30 सेकंड। उसने पूछा t इज इक्वल्स टू -5 सेकंड पे पोजीशन। क्या पूछे, t इज इक्वल्स टू -5 सेकंड पे पोजीशन। ये हटा दो, मैं एक बार क्वेश्चन नोट कर लिया, मैं हटा रही हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नोट हो गया ना, ठीक है, मैं क्वेश्चन को हटा रही हूँ एक बार यहाँ से। तो देखिए यहां से आपके पास बच्चों पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू -5 सेकेंड अप टू t इज इक्वल्स टू 0, बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 पे बॉडी पे क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया। t इज इक्वल्स टू 0 पे बॉडी पे क्या लगाया गया, फोर्स लगाया। तो उसके बाद एक्सेलरेशन होना स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, 0। t इज इक्वल्स टू 0 तक एक्सेलरेशन क्या है, 0। t इज इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन होना स्टार्ट होगी, डी एक्सेलरेशन होना क्या करेगी, वो स्टार्ट करेगी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास x क्या होता है, x1 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। एट t इज इक्वल्स टू 5, t इज इक्वल्स टू -5 सेकंड पर, एट t इज इक्वल्स टू -5 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या आपका, 0। t इज इक्वल्स टू -5 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या बच्चों, 0। बात समझ आई, क्योंकि डी एक्सेलरेशन, ये डी एक्सेलरेशन है एक तरीके से, ठीक है, डी एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन कब स्टार्ट हुआ है, t इज इक्वल्स टू 0 के बाद। तो माइनस तो ऐसे चलता है ना, -1 -2 -3 -5, तभी तो 0 बाद में ही आता है ना। तो -5, t इज इक्वल्स टू -5 यहाँ कहीं सेकंड पे, तो यहाँ तक तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो आपके पास x1 क्या आ जाएगा, ut। u की वैल्यू कितनी है, 10, टाइम कितना दे रहा है वो 5 सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा, -50 मीटर। कितनी आ जाएगी पोजीशन, -50 मीटर। अब बात करते हैं एट t इज इक्वल टू 25 सेकंड, t इज इक्वल तो 0 से 30, देखो 0 से 30 तक एक्सेलरेशन है, 0 से 30 सेकंड तक क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है। अप टू 0 to 30 सेकंड देयर विल बी एक्सेलरेशन इन द बॉडी एट अप टू, तो आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, बोलो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, तो x2 क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो x2 कितना आ जाएगा, u कितना है 10, टाइम कितना है
25 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन -20 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में, यहाँ एक्सेलरेशन कितना -20 इंटू टी कितना आपका 25 का स्केल। इसको सोल्व करो, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 8770 -870 मीटर, कितनी आ जाएगी -870 मीटर, नहीं भाई ये नहीं आएगी, -6 किलोमीटर आएगी, कितनी आएगी -6 किलोमीटर। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 किलोमीटर, कितनी आ जाएगी -6 किलोमीटर। इतनी बात समझ आई बताओ बच्चों, इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। बॉडी जा रही थी नॉर्थ डायरेक्शन में किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, बॉडी जा रही थी किसमें, नॉर्थ डायरेक्शन में किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। तो t = 0 पर बॉडी पे फोर्स लगाना स्टार्ट करा, t = 0 पर बॉडी पे फोर्स लगाना स्टार्ट करा तो वहां पे डी एक्सेलरेशन होना स्टार्ट हुआ। डी एक्सेलरेशन कहां से कहां तक हो रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन कहां की एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का 0 to 30 सेकंड। उसने कहा, मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है, ठीक है। तो उसने पूछा t = -5 सेकंड पर पोजीशन क्या होगी, तो देखो इनिशियली तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। तो 25 सेकंड तक क्या हो रहा है एक्सेलरेशन, 25 सेकंड तक क्या हो रहा है एक्सेलरेशन, तो ये x2 पोजीशन आ गई। तो x2 पोजीशन निकाल लेंगे, ut + हाफ, ये माइनस है तो बीच में माइनस आ गया तो ये 6 किलोमीटर आ जाएगी। तो एट t = 25 सेकंड पर पोजीशन कितनी होगी -6 किलोमीटर। इतना नोट करिए, फिर 100 सेकंड पर निकालते हैं, नोट करिए जल्दी से इतना। नोट कर लीजिए। वैसे इसमें ये भी पूछ सकता है एक पॉइंट कि किस टाइम के बाद बॉडी स्टॉप हो जाएगी, आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी विल स्टॉप। मैं ये भी पॉइंट निकाल देती हूँ इसमें, आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी विल स्टॉप। तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है किसी टाइम के बाद बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी आपके पास, स्टॉप हो जाएगी। तो देखो आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी स्टॉप, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो किसी टाइम के बाद तो क्या होगी, वो स्टॉप होना स्टार्ट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो v = क्या हो जाएगा u + 80, v = क्या हो जाएगा u + 80। फाइनली बॉडी स्टॉप हो रही है तो क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो u बराबर कितना आ जाएगा, u की वैल्यू कितनी 10, एक्सेलरेशन -20 इंटू t बराबर 0, तो कितना आ जाएगा 20t बराबर 10, तो t कितना आ जाएगा 10/2, तो 1/2 मतलब 0.5 सेकंड के बाद, 0.5 सेकंड के बाद बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। 0.5 सेकंड के बाद बॉडी रुक जाएगी, मतलब यहाँ से 0.5 यहाँ कहीं पे 0.5 पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो देखो एट t = 25 सेकंड पे माइनस आया, एट t = 25 सेकंड पे क्या आया माइनस, इसका मतलब अब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये -6 किलोमीटर इधर आएगा, ठीक है। तो बॉडी ये t0 की पोजीशन थी तो वो प्लस आता तो इधर जाती नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन 0.5 सेकंड के बाद बॉडी स्टॉप होगी और डीएक्सेलरेट होना स्टार्ट कर दिया उसने, क्या स्टार्ट कर दिया, डीएक्सेलरेट होना। तो वो 25 सेकंड पे क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, इसीलिए तो यहाँ पे माइनस आया, ये माइनस साइन ये तो बता रहा है ना, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रही है आपकी, मूव कर रही है। नोट करिए, फिर 100 सेकंड पे पोजीशन और निकाल, ये पूछा नहीं था क्वेश्चन में पर मैंने बता दिया वैसे, ठीक है। लिखिए इसको जल्दी से। अब देखो उसने पूछा t = 100 सेकंड पे, तो देखो अप टू 30 सेकंड तक तो डी एक्सेलरेशन कह रहा है उसमें, वो कह रहा है बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, जो फोर्स लगाया गया बॉडी पे वो 30 सेकंड तक लगाया गया है, जो बॉडी पे फोर्स लगाया गया है वो कब तक लगाया गया है, 30 सेकंड तक, ठीक है। 30 सेकंड के बाद बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार इसको हटा रही हूँ यहाँ से, ये लिख लिया सभी बच्चों ने कि बॉडी पे जो फोर्स लगाया गया है वो कब तक लगाया गया है, 30 सेकंड तक। बॉडी पे फोर्स लगा कहां तक आपके पास, 30 सेकंड तक बॉडी पे क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है आपके पास, ठीक है। तो फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, अप टू 30 सेकंड, ठीक है। तो हम 30 सेकंड तक देखते हैं उसने पोजीशन, तो निकालते हैं नाउ वी फाइंड पोजीशन ऑफ द
80 का स्क्वायर। तो x3 u कितना है 10, इनिशियल स्पीड तो 10 ही चल रहा था, वो टाइम कितना है आपके पास 30 सेकेंड माइनस 1/2। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस का 20 है, इंटू 20। टाइम कितना 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करके इसकी पोजीशन जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -8700 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये पोजीशन कितनी आ जाएगी -8700 मीटर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब आपके देखो 30 सेकंड तक तो फोर्स लगा, उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी नहीं पता हमारे पास, उसके बाद हमें बॉडी की वेलोसिटी नहीं पता। ठीक है, तो एट 30 सेकंड पे क्या करेंगे हम लोग, बॉडी की वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एट 30 सेकंड पे बॉडी की क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 30 सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 30 सेकंड कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80, u प्लस 80, u कितना है 10, एक्सेलरेशन -20 इंटू 30। तो ये आपके पास सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, ये 20 इंटू 30 ये आया बेटा आपके पास 600 और ये 10 तो माइनस का 590। तो मतलब कि आफ्टर 30 सेकेंड, मतलब क्या हुआ, आफ्टर 30 सेकेंड बॉडी इस वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। हमें 100 पोजीशन तक बात करनी है, तो 30 तक तो हमने पोजीशन पता कर ली, ये 30 तक तो पोजीशन आ गई हमारे पास, ये 30 सेकेंड तक की पोजीशन थी हमारे पास ये। ठीक है, हमें पूछिए 100 सेकेंड तक, कितने तक पूछी है 100 सेकेंड का। 4t = 100 के लिए बात कर रहे हैं, तीसरा केस था ना 100 सेकेंड के लिए, तो उसके लिए पहले 30 तक निकालेंगे, क्योंकि फोर्स तो 30 सेकेंड तक ही लगा है ना, उसके बाद तो कोई फोर्स लगा ही नहीं। तो हम देखेंगे कि t = 30 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है। तो अब उसके बाद 30 सेकेंड के बाद कोई फोर्स तो लगना रही है, तो बॉडी कंटिन्यूअसली इस वेलोसिटी से क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। ठीक है, तो बॉडी क्या कर रही है कंटिन्यूअसली, अब बॉडी पर कोई डीएक्सेलरेशन नहीं हो रहा, उसके बाद बॉडी कंटिन्यूअसली इस वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। यहाँ लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट 100 में से 30 सेकेंड के लिए तो पोजीशन निकाल ली। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 70 सेकेंड, फॉर नेक्स्ट 70 सेकेंड पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द बॉडी क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ द बॉडी। अगली 70 सेकेंड के लिए बॉडी की पोजीशन कितनी होगी, तो क्या निकाल, एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, अगली 70 सेकेंड में तो कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स तो कुछ लग नहीं रहा, फोर्स तो सिर्फ कब तक लगा है 30 सेकेंड तक। 30 सेकेंड के बाद बॉडी इस वेलोसिटी से ही कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो क्या निकलेंगे, x4 लिख लेते हैं, ut + हाफ 80 का स्क्वायर। कोई एक्सेलरेशन तो क्या है, 0, क्योंकि उसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा 30 सेकेंड के बाद, तो अगली 70 सेकेंड में कोई फोर्स नहीं लग रहा। बॉडी की t = 30 सेकेंड पे ये वेलोसिटी थी, तो बॉडी इसी वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली क्या करेगी, मूव करेगी। अब बॉडी कंटिन्यूअसली इसी वेलोसिटी से बच्चों क्या करेगी, मूव करेगी। तो x4 क्या बन जाएगा, u की वैल्यू 10 इंटू आपके पास टाइम कितना, आपके पास u की वैल्यू 10 नहीं, u की वैल्यू ये रखेंगे -590 इंटू आपके पास 70। तो x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ से जब सोल्व करोगे तो -41300 मीटर। तो 100 सेकेंड के लिए पोजीशन कितनी आ जाएगी, टोटल x3 + x4। ठीक है, पोजीशन फॉर 100 सेकेंड, पोजीशन फॉर 100 सेकेंड। इसको हटा दो बच्चों यहाँ से, इसको यहाँ से हटा रही हूँ मैं, पोजीशन फॉर 100 सेकेंड। ठीक है, इसको हटा रही हूँ मैं यहाँ से, पोजीशन फॉर 100 सेकेंड कितनी आ जाएगी, टोटल x3 + x4। तो 30 सेकेंड तक तो कितनी पोजीशन पे थी, वो ये थी 8700, और उसके बाद ये पोजीशन है 41300। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आपके पास -50 किलोमीटर, -50 थी, तो ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर ली, उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ली। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था, बट अच्छा क्वेश्चन, समझ आ गया। क्वेश्चन फिर से बता देती हूँ कि पहले बॉडी चली है t = 0 पे, t = 0, बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, t = 0 पे बॉडी पे फोर्स लगाया गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो t = 0 पे बॉडी पे डीएक्सेलरेट होना स्टार्ट कर दिया। तो t = -5 सेकेंड तक तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, डीएक्सेलरेशन t = 0 पे स्टार्ट हुआ, तो 25 सेकेंड पे कुछ डीएक्सेलरेशन होगा, 30 सेकेंड तक फोर्स लग रहा है, तो 30 सेकेंड तक कुछ ना कुछ डीएक्सेलरेशन होगा।
30 सेकंड के बाद बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो 100 सेकंड तक वो कांस्टेंट से ही क्या करेगी, मूव करेगी। वो सारे हमने क्या कर लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं आपके जो डाउट्स थे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको वीडियो लेक्चर को देख लेना, उसके बाद अपनी बुक्स को जरूर फॉलो करना, बुक्स के क्वेश्चन जरूर देखना कि बुक्स में कैसे सॉल्यूशन दिया मैंने, कितने इजीली तरीके से करवाए, सब समझ आ जाएगा इजीली। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।